देखो, हम टोटली ये लोग सब मोस्टली जो खाते अमेरिकन स्टाइल से खाते। हम नीचे बैठ के घर में आराम से फैमिली के साथ खाते। हमारी जो स्त्रियां है सबको खिला के खाना खाती है। हमारे कल्चर की बात ही मत करो, ये तो दुनिया में भारत का कल्चर अपनाना ही पड़ेगा। गुजरात के अहमदाबाद शहर के उद्योगपति मगन भाई पटेल ने एमएसएमई उद्योग की नीति निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देकर देश में एमएसएमई उद्योग को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं। इसीलिए उन्हें एमएसएमई उद्योग का पितामह कहा जाता है। अहमदाबाद में उन्होंने एनकेपी न्यूज के संपादक हरीश चंद्र पटेल से एमएसएमई उद्योग के उतार चढ़ाव और उनकी नीतियों पर खुलकर बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं हरीश चंद्र पटेल। आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज। आज हम गुजरात में अहमदाबाद में हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फाउंडेशन के चेयरमैन माननीय श्री मगन भाई पटेल जी के साथ। आपने सरकारें कोई भी रही हो, कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो या अदर कोई भी सरकारें रही हो, लेकिन सभी के बीच साथ में काम किया है और देश को एक नई दिशा दी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तो खास तौर पे तो आपके इस योगदान को हम लोगों के बीच में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या चल रहा है ये। तो बाबू जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में ये बताएं कि एमएसएमई है क्या, वास्तव में चल क्या रहा है। हरीश जी, आप इधर आए, धन्यवाद आपको। मेरा जो हर समय सरकार को हम प्रेजेंटेशन करते हैं कंसर्न अथॉरिटी को एमएसएमई का, वो आप आपका न्यूज़पेपर में लेते और पब्लिश भी करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एमएसएमई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं 94 से आज तक इसके लिए इतना काम किया है कि कोई मेरा साहित्य देखे तो उसको मालूम पड़े। जो लगभग रेगुलेशन बना है, जो सजेशन है, इसमें 90% सजेशन मैं इन्हें दिया है, आज भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में किसी को पूछता नहीं हूँ। मेरी इंडस्ट्रीज है, इसमें जो एमएसएमई है, मैं आज एमएसएमई में हूँ, एसएसआई में हूँ, मेरे 4-5 यूनिट है, फार्मेसी, इंजीनियरिंग है, सब जो दिक्कतें है वो तो चलती रहेगी। मगर हम जो पहले से बात करें तो हम पहला प्री बजट जो सरकार ने हमें बुलाया, जो ये समय में एक एसएसआई बोर्ड की भी मीटिंग हुई। एसएसआई बोर्ड जो भारत सरकार का होता है, विज्ञान भवन में मीटिंग हुई, जो 10 बार 94 में मीटिंग हुई, वो जो 94 10 बार। बाद में जो एसएसआई बोर्ड में हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और मोन्टेक से ओहलुवालिया सेक्रेटरी फाइनेंस भी हाजिर थे। उसने उस पर बात करी है कि जो बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, उसने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने अपना भाषण में, कि भाई मैं एमएसएमई को, एसएसआई तब था, एसएसआई को कब तक स्पून फीडिंग करो, जो 40,000 करोड़ रुपया एनपीए थी, उसके बारे में उसने ये बात कर दी। मगर उसको मिसगाइड किया था रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने, तो मैंने उसे एक चिट्ठी लिख के दे दिया वहाँ बोर्ड में। तो उसके आधारित उसके घर पर एक मीटिंग रखी, जो ये मीटिंग जो 31 बार 94 में रखी, जो नरसिंह राव के घर पर 31 12 1994 में जो 7 रेस्ट कोर्स ऊपर रखी। जो ये मीटिंग में मैं ही था और हमारे एनजीओज में एस सिंघानिया जी था, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे, मैं वाइस चेयरमैन था, और अग्रवाल साहब था जो एमएसएमई एक फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। और ये सब लोग मिल के वो मीटिंग में नरसिंह राव साहब हाजिर थे। 2.5 कलाक तक साहब ने मीटिंग ली, जो इतिहास में पहला बनाव बना है। और मनमोहन सिंह जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी हाजिर थे। मोन्टेक से ओहलुवालिया सेक्रेटरी फाइनेंस, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमिक सेक्रेटरी आचार्य रेवंशी शिवरामन, ऐसा नाम कदाच मैं गलत, क्योंकि बहुत काम किया है, आगे पीछे हो गया होगा। तो ये सब सेक्रेटरी एसएसआई जो प्रभात कुमार, ऐसा सब लोग हमारे एक मीटिंग करी। इसमें साहब ने 2.5 कलाक तक ये जो मीटिंग ली, इसका सब मैंने सजेशन इधर, ये जो मेमोरेंडम है जो नरसिंह राव साहब को मैंने दिया था, ये मेमोरेंडम में सब चीज़ आ जाती है, जो एसएसआई के लिए लंबी बात है सब। तो साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसका स्टडी किया और उसने ये सब जो फाइनेंस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, टैक्सेशन, सेंट्रल एक्साइज, डायरेक्ट टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, रॉ मटेरियल्स, एसएसआई रिजर्वेशन आइटम,
टाइनी यूनिट्स सब मैंने इसे सब 10 पाना करके दिया था। और ये सब उस पर चर्चा हुई तो SSI का कुल 40,000 NPA था टोटल देश का, जो नेशनल बैंक और सबका 94 में, उसमें 4,000 करोड़ SSI का था। उस समय 4,000 करोड़ में भी जो एंडिंग में जो मेरी अमाउंट रहती थी बैंक में मार्च में एंडिंग में, तो उसमें एक 1% वो लोग हमारे ऊपर से इंटरेस्ट लेते थे, जो हमारा ये सब सिक्योरिटी 2,000 करोड़ तक हो गई थी। तो SSI का ओनली 2,000 करोड़ रुपीज NPA था। वो साहब ने वो बात बहुत प्रशंसा की हमारी, और वो बात हमने उसकी की बहुत, इसमें हमने साहब के साथ चर्चा की। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो ग्रास रूट तक गया, वो पहला प्राइम मिनिस्टर हमें SSI में मिला, तो ये बात बनी। फिर जो 10-12 94 में SSI की मीटिंग में भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हमने किया, उसको भी हमने मेमोरेंडम दिया था। वो समय भी बोर्ड में ने बहुत अच्छा हमारे सुझाव दिया। और फिर जो 16/12/94 में जो मनमोहन सिंह का बजट, जो ये बजट है, ये बजट मनमोहन सिंह का जो वो दफे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये बजट पर भी मैंने बहुत सुझाव दिया। यह सब सजेशन है, इतना सजेशन में दिया, कैश पेमेंट, डिप्रिसिएशन, लिबरेशन पॉलिसी, ये सब है, गिफ्ट टैक्स, दिस एंड दिस, ऑल सेक्शन 194C, सेक्शन 80 SSC, इसमें क्या करना चाहिए ये सब मैंने दिया। इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट, ये सब हमने, जो एग्जाम्पशन एक्साइज का जो तब SSI के लिए अलग था, वो 30 लाख से हमने 40 लाख करवाया, तब 1,50,00,000 तक एक्साइज हम ले गए। ये सब इसमें जो हमारे स्टोरेज कहाँ रखते थे, इसमें सब बात आ गई, तो हमने ये सब इसके लिए लिखा, अमेंडमेंट सब करवाया, सब डिटेल्स के साथ, मतलब तो ये सब हमने साहब के मीटिंग में ये सब ने हमने प्रेजेंटेशन किया। और ये बाद में भी छेले लास्ट में ऐसा एक ही 10-12 को जो SSI बोर्ड की मीटिंग हुई, 16/12 को मनमोहन सिंह साहब की बजटरी मीटिंग हुई, 31/12 को नरसिंह राव साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई। ऐसा इतिहास में, भारत का जो इतिहास में ऐसा पहली दफे बना है कि जो SSI के लिए जो इतना लोग चिंतित थे, और वहाँ से रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क भी हुआ। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो 92 में, तो ये समय भी मेरा खूब लोगों के साथ मीटिंग हुई। फिर तो भारत सरकार के साथ मेरी अवारनवार रिजर्व बैंक का स्टैंडिंग कमेटी, रिजर्व बैंक डेट रिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, स्लिक कमेटी, रिजर्व बैंक के साथ काम किया। और सिडबी का मेरे को वेस्टर्न रीजन कमेटी का एडवाइजरी कमेटी के में लिया, तो हमने वेस्टर्न रीजन में, जब अग्रवाल साहब MD थे और खान साहब जो चेयरमैन थे, तब लखनऊ ऑफिस से हम इतनी दफ़े रजूआत की, और हमें जो वेस्टर्न रीजन में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और MP में बहुत ब्रांचेज खोली, और वहाँ भी अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत किया। तो ये बात जो करने जाए तो वहाँ से शुरू होती है, आज तक मैं करता हूँ, आज तक भी सरकार हमें पूरा सपोर्ट करती है। SSI आज MSME को साथ में ले लिया, तो आज MSME बोलते हैं, स्मॉल माइक्रो मीडियम जो बोलते हैं, उसका जो लिमिट भी आगे कर दिया वो लोगों ने, 500 करोड़ का टर्नओवर तक MSME आ जाता है। तो छोटे उद्योग को थोड़ी दिक्कत होती है, मगर इसकी बात मैं અત્યારે नहीं करता हूँ। इतना प्रॉब्लम मैं आज प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन होता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, आज तक मिला है। जो वाजपेयी समय तो मेरा ऐसा लगता था कि सरकार कहाँ भी मैं जाऊँ, कस्टम एक्साइज के चेयरमैन जो मोहिले साहब थे, DS सोलंकी साहब थे, सेक्रेटरी साहब प्रभात कुमार जो कैबिनेट सेक्रेटरी बने, वो भी मेरे वहाँ आ गए। तो ऐसे सब सेक्रेटरी, मिश्रा साहब, सब सेक्रेटरी, अच्छा मैं जाता था, वो लोग मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। आज तक मेरे केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में मैं जो काम किया है SSI के लिए, वो आगे आगे मैं करता जाता हूँ। इतना सेमिनार रखता हूँ, इतना ये लोगों के लिए एग्जीबिशन इतना रखता हूँ, मगर ये जो लोग हैं इसमें अवेयरनेस नहीं है। खास तो ये हम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ उसका प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम सिडबी के साथ करते हैं, स्टेट बैंक के साथ, नेशनल बैंकों के साथ, मगर वो लोग की हाजिरी भी नहीं देती। मेरा सवाल था कि आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों के साथ काम किया है,
कि इसमें दोनों के साथ कंफर्ट किससे ज्यादा रहे हैं, बेहतर काम किसमें दोनों में हो रहा है? देखो, मेरी काम करने की सिस्टम ऐसी है कि मैं कोई सरकार को जोता नहीं, देखता नहीं हूँ। सब सरकार मेरे को मानती है। जो नरसिंह राव मेरे घर पर बुलाते हैं, वाजपेयी साहब मेरे साथ, यशवंत सिन्हा साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सबसे बड़ा अच्छा आज तक का देश में सबसे बड़ा जो प्रेजेंटेशन मैंने किया। वो टाइम जो पैसा पहले भरना पड़ता था एक्साइज में, 16% एक्साइज हमारे इंजीनियरिंग में थी, तो हमने सबको आर्ग्यूमेंट करके वो पहले पैसा भरने का बंद करके जो हम क्रेडिट फैसिलिटी 1 महीना और 15 दिन की दे दी, वो इसमें प्रेजेंट है। हमने ITI का भी प्रेजेंटेशन किया कि भाई जो हमारे पास स्किल मैन पावर नहीं है, जो ऑपरेटर के जो ये हमें इंजीनियर कितना भी अच्छा होगा, मगर IIT का कोई इंजीनियर होगा, कोई मैनेजमेंट का कोई अच्छा मैनेजमेंट होगा, फिर भी जो वर्कर्स है हमारा हाथ है, हैंड है, उसको पैरालिसिस होगा तो क्या चलेगा। तो यशवंत सिन्हा जी ने बोला क्या कहना था, मैंने बोला हमारे देश में जितनी ITI है ये कोई अच्छे ITI है ही, मैंने इसमें काम किया है, देखा है सभी जगह कि वहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है अच्छा, जो इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई प्रोफेसर अच्छा नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिवाय के 2-3% सिटी की ITI अच्छी है। तो क्या करना चाहिए, तो ये समय हमने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी बनवाई, उसके जो मेरे अध्यक्ष था, तो ये सब काम हमने किया। तो ITI थोड़ी अपग्रेडेशन हुई, जो इक्विपमेंट अच्छा, CNC मशीन ये सब अंदर आया, और जो इसमें प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट हमने सरकार को बोला कि भाई आप जो कारपेंटर में जो बनाते बेंचेस है सब, तो आप इसको सरकार खरीद ले, मॉडल क्यों बनाते हो, अच्छा ही बनाओ। वो लोग ये बनाने, ऑफसेट मशीन था जो प्रिंटिंग का, तो हमने बोला प्रिंटिंग भी अच्छी तरह से कराओ तो कारीगर जो मार्केट में वो जावे, तो ऐसा वो कारीगर को भी जो ट्रेनिंग लेता है उसको स्किल बन जाएगा वो। तो ये सब हमने काम करवाया सरकार से। जो ITI कुबेर नगर में 6000 स्टूडेंट थे, तो मैंने वहाँ चेयरमैन बनाया, ये लोगों ने, मैंने स्टेट गवर्नमेंट ने, तो मैंने वहाँ भी सब ITI को अपग्रेडेशन करने के लिए खूब काम किया। तो ये सब चलता है, कोई इसमें इतना सेक्टर है कि आप बोलने जाओ तो 10-12 दिन तक हम इस पर बोल सकते हैं। आज की जो परिस्थिति है, आप बोलते हैं कि सरकार क्या, सरकार अपना काम करती है, काम जो हमारे मुंह में दे, तो हम आज परिस्थिति लोगों की ये हो गई है कि आप मुंह में दो तो वो खाएंगे, तो फिर बोलेगा चबा के दो। तो ये हमारी परिस्थिति आज है, कोई किसी को पड़ी नहीं, बोलते हैं कि हम पैसा दे के कुछ भी काम करवा लेते, आपकी जरूरत नहीं है, मगर वो डेवलपमेंट क्या है उसको मालूम नहीं। जो लोग समझते हैं वो इतना आगे बढ़े कि फॉरेन की कंपनी उसके सामने कुछ भी नहीं। हमारे वहाँ जो मशीनिंग कास्टिंग होता है, मैंने आपको बताया, जो एक छोटा छोटा इंजीनियर, एक पंचाल का लड़का इंजीनियर है, उसने जो प्रिंटिंग मशीन चालू किया, हमारे वहाँ सब डिजाइन डेवलपमेंट हमारे वहाँ हुआ। वो मशीन आज वो दुबई में 5 मशीन उसने सेलिंग किया, एक मशीन की वैल्यू 10 करोड़ है। हम बोलते हैं चाइना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए जो रीजनेबल भाव से कॉम्पिटिटिव रेट से मिले। बाकी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, लाइनोमेटिक कंपनी है मेरे पास, वो कंपनी अकेला एक आदमी चलाता है, उसका एक डॉटर ही है, बच्चा दूसरा नहीं, उसका जमाई और दोनों चलाते। 400 करोड़ का आज वो उसका एक्सपोर्ट है, जो प्रिंटिंग मशीन, जो रोलिंग मशीन बनाते हैं, ग्राफिक मशीन, जो वर्ल्ड में उसका नाम अग्रस्थान में है। वो जो यूरोप कंट्री में बेचता है, अभी बोलता है कि भाई चाइना का उसने मेरा मशीन खोल के कॉपी कर ली तो उसको कंपटीशन लड़ेगी। तो ये तो सारी दुनिया में तो चलता रहेगा। इंडियन लोगों में जो स्किल है वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, मगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज हमें प्राइवेट एस्टेट में जाते हैं तो वहाँ चौमासा में पानी भर जाता है, और वहाँ जाते हैं तो गटर नहीं होती है, ड्रेनेज नहीं होती है, तो ये सब कुछ नहीं होता है। गांव में सरपंच के ताबे में वो चला जाता है वो वर्किंग, तो सरपंच हमें कोई भी हिसाब से हैरान करते हैं। अरे लोग को बोलते हैं, मैं जाहिर में नहीं बोलता, कितनी लांच लेते हैं, जो बड़े अफसर नहीं लेते इतनी लांच ये लोग ले जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ नहीं, चिट्ठी चाहिए तो ग्राम पंचायत में जाओ। तो ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मेन तक तकलीफ है देश में, क्योंकि कोई किसी का सुनता भी नहीं।
इसमें नया कोई उद्योगपति नया एमएसएमई का इंडस्ट्री का कोई उपयोग करना चाहे, उसमें नया आदमी एंट्री कैसे ले, कैसे उसको क्या वो रास्ता? तो सब सरकार ने, स्टार्टअप ने बहुत मदद करती है, सरकार का कोई दोष नहीं। सरकार बहुत मदद करती है, मगर हम जो एक इंडस्ट्रियल एस्टेट खड़ा कर दे अपना, तो सरकार उसको मदद करती है, जो हमें फाइनेंस देती है, इंसेंटिव देती है, मगर कोई यूनिटी नहीं होती है। तो हम जीआईडीसी जो गुजरात में होती है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास जाते हैं, तो ये लोग को हमें जब भी बंटवा है हमें यूनिट मेरा, उसको 55 साल हो गया इधर मेरा। तो अभी ये जमीन जब हमने 20 रुपये में ली थी, तो मेरी 8,000 जगह है, अभी 40,000 भाव हो गया इधर, क्योंकि ये जो जीआईडीसी डेवलपमेंट हुआ है इसमें कोई न्यूसेंस नहीं है। ये थोड़ी तकलीफ, ये लोगों ने ड्रेनेज नहीं है, कभी कभी केमिकल प्लांट है तो घबराते हैं, तो हमारे वटवा में ड्रेनेज नहीं है। ऐसे गुजरात में 180 जितने जीआईडीसी है जो अच्छी तरह से चलता है, इसमें 90% यूनिट सक्सेस हुए, मगर प्राइवेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो अंदर इंडस्ट्रीज होती है तो इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ऐसा बोल सकता हूँ। इसलिए तो बहुत दोनों साइड की तकलीफ है, इसको कम्युनिकेशन करना चाहिए। किसी को पड़ी नहीं, ऐसा मैं समझू, मैं इतने साल से काम करता हूँ सेक्टर में, सब पैसा मैं मेरा लगाता हूँ, सरकार के साथ जो टपाल लगता हूँ, मैं जो एम्प्लॉय रखता हूँ, सब मैं ही रखता हूँ, मेरे पैसे से ही करता हूँ। मैं इसको डोनेशन समझता हूँ, क्योंकि देश में रेवेन्यू बढ़ेगी और लोगों को जो रोजगारी मिलेगी। दो ही प्रश्न दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सरकार को एक रेवेन्यू मिलेगी और जो रेवेन्यू से सरकार काम करेगी, और दूसरा एम्प्लॉय जो वर्कर्स है, इसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स इसमें लगता है। आज ऑटोमाइजेशन की दुनिया में चले गए, एक दिन दुनिया आखिर खराब हो जाएगी, खलास हो जाएगी। आपको क्या चाहिए, ऑटोमाइजेशन भी एक लिमिट होती है। आप लिमिट करते रहो, ग्राम्य विस्तार आज खत्म हो गया, कोई इंडस्ट्री यही नहीं ग्राम्य विस्तार में। जो सिटी के आजू बाजू अहमदाबाद जैसा, सूरत जैसा, के बड़ौदा जैसा सिटी, राजकोट, इसके आजू बाजू 50 किलोमीटर में है, बाकी कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर में सब निकल गए, जो डेयरी उद्योग में सब निकल गए, कोई ढोर रखते नहीं है एनिमल, और इंडस्ट्री कुछ है नहीं। पहले के जमाने में गाँव में से महात्मा गांधी जी का जो सूत्र था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, आज प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करते हैं स्वदेशी के लिए। हमने स्वदेशी का एक बड़ा प्रोग्राम किया था, 200 स्टॉल थे वहाँ। हमने एक दिन जो इतना बड़ा सरस प्रोग्राम किया था कि ऐसा हिंदुस्तान में प्रोग्राम हुआ ही नहीं, जो इतना रजिस्ट्रेशन हुआ, इतना लोग आगे बढ़े, इतनी परचेज बाहर के लोगों से मिली। हमने सारा देश में से लोगों को बुलाया था, और जो लालजी भाई करके जो उसका स्वदेशी जागरण मंच जो ये लोग चलाते भाजपा सरकार, उसका एक अंग था, तो उसके साथ मिल के मैंने करा था। बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हुआ। मैं उसका अभी जो ढूंढता हूँ कि वो कहाँ था क्या था। एक दिन हेमा मालिनी को आखिर टीम को बुलाई थी, अनुराधा पौडवाल एक दफे आई थी। ऐसे 3 दिन तक अच्छा ऐसा प्रोग्राम किया, लोग हजारों लोग आए, खुश हो गए। तो ये प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, ये सिस्टम पहले तो हमें समझनी चाहिए। हमने तो देखो कि 80% सजेशन मैंने दिया है, आज भी मैं ये दे रहा हूँ। मेरी 84 वर्ष उम्र है, मैं 50 साल से ये सेक्टर के पास है। दूसरा सेक्टर है एजुकेशन है, हेल्थ है। एमएसएमई इंडस्ट्रियों की सामान्य समस्याएं क्या हैं, ज्यादातर रोजमर्रा से सामना होता है? रोज सामना भय होता है। एक तो चाइनीज मटेरियल इधर आता है, हम कभी भी ऐसी क्वालिटी बना नहीं सकते और कभी भी उसका कंपटीशन नहीं कर सकते। तो उस पर जो रोक लगाना चाहिए, जो आप टेरिफ जो सब डालते हैं दुनिया के लोग, जो टेरिफ, तो हमें भी एक्सपोर्ट में आज दिक्कत है, ये तो सरकार जानती है, रोज न्यूज़पेपर में आता है कि भाई जो टेरिफ लगती है, तो ये देश समझता नहीं है कि टेरिफ लगेगी तो उसका वो सरकार 50% टेरिफ करेगी, तो 50% कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, तो उसका कस्टमर को, देश का कस्टमर को 50% से ज़्यादा पैसा उसको देना पड़ेगा। रेवेन्यू तो वहाँ ही जाती है, और फिर वो देश जो है यूरोपियन कंट्री के, अमेरिका के जो कोई देश है, वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये लोग इधर आ गए। जो इंडियन लोग गए हैं वो देश में, वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, वो बचाते हैं पैसा, $50,000 में वो काम करते हैं, जो आईटी इंजीनियर है। तो ये उसका जो है लोकल पीपल, जो वाइट पीपल है, वो लोग 150 में काम करता है, तो ये कॉस्ट उसको देश में कम पड़ेगी कि ज़्यादा पड़ेगी? वो लोग 50,000
में काम करते, वो बचाते हैं, इसमें भी अच्छा हाउस बनाते हैं, वो उससे दिखा नहीं जाता। जो हम कसर करके, हम इंडियन कल्चर ऐसा है कि 1 पैसा कमाओ तो 25 पैसा वापरो, बचाओ, हाउस बनाओ, बच्चे को पढ़ाओ, मेरा कल्चर है। उसको तो कोई संस्कृति है ही नहीं। बच्चा 18 साल का होता है तो चला जाता है। हम तो 3 बेटी तक का सोचते हैं। मेरा जो कल्चर है वो कल्चर भारत में, मैं, मेरा लड़का, मेरा सारा फैमिली अमेरिका है, 3 भाई 2 बहन, सब एजुकेशन लेके, मैं भी सिटीजन था बहुत साल पहले। और मेरा सन जो जतीन भाई है, जो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स किया है डिग्री, और अमेरिका में सिटीजन है, 94 से मेरे साथ रहता है। उसका लड़का भी इधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्रू आउट डिस्टिंक्शन साथ BE किया, और अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटी में स्टडी करता है। वो भी इधर आने वाला है, एक सब्जेक्ट बाकी है। उसकी डॉटर भी इसने जो आर्किटेक्ट किया है उसमें ये थ्रू आउट डिस्टिंक्शन थी। वो भी अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट मास्टर कर रही है, वो भी इधर आने वाली। तो इधर उसको प्लेटफॉर्म दो। हम उस बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं देते। उसको समझो जो इंडियन जो हमें ऐसा करना चाहिए, इसे मैरिज करना चाहिए, इसे रहना चाहिए, तो पेरेंट्स से वो छुटकारा लेने के लिए यूरोप में चले जाते हैं, परदेश में चले जाते हैं, अमेरिका। तो ये हमारी दिक्कत है, फैमिली प्रॉब्लम। नहीं मानता हूँ, इधर सब कुछ है, गाड़ियाँ अच्छी चला सकते हैं, अच्छा हाउस ले सकते हैं, सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ है, मगर जो मेरी जूनी रूढ़ी है अमुक फैमिली में, वो बच्चे नहीं स्वीकारते, इसलिए परदेश वो चले जाते। मैंने देखा है, मेरा फैमिली तो, मेरा ब्रदर 1967 में अमेरिका गया, मेरा से बड़ा भाई है मेरा, वो 88 साल का है, वो भी अभी बहुत सुखी है, $1 मिलियन उसका लड़का अशोक टैक्स भरता है, $1 मिलियन। तो ये वहाँ भी है, यहाँ भी। कहाँ रहना है, यहाँ इंडिया है, वो आप परमानेंट है, वहाँ आप खाली गेस्ट है। आप परदेश में जाओगे तो गेस्ट है आप, वो कोई आपका देश नहीं। भारत में रहोगे, कुछ भी करोगे, 10 बीघा जगह गांव में लोग चले जाते हैं लास्ट लाइफ में, वहाँ उसको मिलता है। हमारे वहाँ कोई होमलेस है ही नहीं। इंडिया में, अमेरिका में मैं घुमाऊँ, आज 20% लोग होमलेस है। जो लोग होमलेस मीन्स अकेला रहता है, पागल हो जाता है, कपड़ा कैसा पहनता है, नहाता नहीं, धोता नहीं, रोड पर पड़ा रहता है। हमारे होमलेस लोग है ना, 4 पत्रा डाल के नीचे फैमिली के साथ रहता है, वो फैमिली के साथ रहता है, हम फैमिली के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम खाली रोटला और साग खा के हम जी सकते हैं, आनंद से रहते हैं वो लोग। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जो गरीब लोग के बच्चे को बहुत जगह हमने पढ़ाया, इतना बच्चा अच्छा है, हम आपके साथ है, हंसता है, इतना बच्चा अच्छा है। तो गरीब लोग हमारे वहाँ है, मगर एक गरीबी दिखा था नहीं, वो अपना चला लेते। वो गरीब होने का किसी को बता भी नहीं सकता है, ये हमारा कल्चर है। 1-2% लोग भिखारी जैसा घूमते हैं, बाकी हमारे लोग अपना आप करते हैं, पति पत्नी कमाता है, भले 10-10 हजार 20 हजार लावे, एक झुपड़ा जैसा कुछ ना कुछ खरीदता है। सरकार का भी हाउसिंग स्कीम अच्छी है, 5-6 लाख में सरकार मकान देती है, इसमें भी हफ्ता कर देती है। सरकार इतना अच्छा काम करती है, उसको हम बोल ही नहीं सकते। हमें भी कुछ करना चाहिए ना, उसके साथ साथ। हमें तो बस सरकार पर भरोसा रख के बैठ जाते, सरकार हम इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्लॉट दे दे, सरकार हमें फंडिंग दे दे, सरकार देगा। हमने 10 करोड़ तक तो क्रेडिट फंड हमने शुरू करवाए 30 लाख से, डिले पेमेंट 1 महीने रखा 94 में, ये सब महीने किया। मैं ऐसा बोलेगा सब लोग कि महीने, तो मेरे पास रिकॉर्ड है, देखो आज आके देख लो मेरी बात। हम अमेरिका के जीवन और भारत के जीवन की चर्चा करें तो भारत का जीवन बेहतर है, अमेरिका का जीवन क्यों? जीवन अपना ही बेहतर होता है। जो हमें अपने इतना, जो देखो हम टोटली, ये लोग सब मोस्टली जो खाते अमेरिकन स्टाइल से खाते। हम नीचे बैठ के घर में आराम से फैमिली के साथ खाते हैं। दुनिया में कहाँ ऐसा रिवाज है ही नहीं। हम खाना खाते हैं तो जो हमारी रोटी है, साग है, सब्जी है, दाल भात है, तो कोई किसी को ज्यादा खा जाए तो हम उसको खाने देते हैं। हमारा जो पेरेंट्स है, हमारी जो स्त्रियां है, सबको खिला के खाना खाती है। हमारे कल्चर की बात ही मत करो। ये तो दुनिया में भारत का कल्चर अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो 70,000 लोगों को उसने रशिया युद्ध में मर गए, जो इजराइल युद्ध में 70,000 लोग मर गए निर्दोष। हम तो पाप करते हैं, क्या है इसमें? उसका जो प्रेसिडेंट है कि जो मिनिस्टर है तो मजा करते हैं, उसको क्या है? मर जाए तो सब पब्लिक मर जाए, सैनिक मर जाए, उसको कुछ पड़ी नहीं, उसको तो ईगो है।
मार दो, ले लो, सब है, मेरी जगह ले, ये सभी दुनिया इसमें खत्म हो जाएगी। ये दुनिया आज बनी है तब से हिटलर से लेके लोगों को मारा है, कुदरत ने किसी को नहीं मारा है। हमने मैन मेड है सब, जो बनाया है सब, हमने कार बनाया, एक्सीडेंट हुआ, व्हीकल बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया, तो हम जो मरते हैं, हमारी जो प्रोडक्ट से मरते हैं, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मरते हैं। हमने खाना खराब खाया तो जो सब बीमारी आ जाती है, ये सब हमने किया है, भगवान ने नहीं किया है। भगवान के हिसाब से, कुदरत के हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से कोई मरते नहीं, 2% लोग भी नहीं मरते, 98% लोग हम मार देते हैं। जो हमारे हिसाब से हमारी ईगो, मार दो, युद्ध करो, सब खत्म हो जाता है। निर्दोष लोगों को मारो, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल सब खत्म कर दो, तो दुनिया हंसती है, उसका न्यूज़पेपर में लिखती है, मैं नहीं मानता हूँ, ये तो पाप है एक जात का। जी बाबू जी, आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा, हमने समय आपका लिया और आपने समय दिया, तो इसके लिए बहुत हम आपके आभारी हैं। अब हम आपसे आज विदा लेते हैं, फिर अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद आपका। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज, जीत सच की।